कि कंटिन्यूटी इक्वेशन वहाँ अप्लाई होती है जहाँ पर एक कंटिन्यूअस फ्लो हो रहा हो फ्लूइड का। ठीक है, कंटिन्यूअस फ्लो का मतलब हो रहा है अगर ए से बी कोई फ्लूइड मूव कर रहा है, किसी पॉइंट ए से किसी पॉइंट बी पे फ्लूइड मूव कर रहा है, अगर बीच में इक्वल कोई भी उसका एक्यूमुलेशन नहीं होता, मतलब एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, कोई भी वॉल्यूम हटाया नहीं जा रहा है फ्लूइड का। सपोज एक पॉइंट ए है, ए से ए से बी फ्लूइड मूव कर रहा है। ठीक है, ए से बी फ्लूइड मूव कर रहा है यहाँ से यहाँ तक, और कोई भी एक्यूमुलेशन नहीं हो रहा। एक्यूमुलेशन मतलब होता है बीच में वॉल्यूम गायब नहीं हो रहा है फ्लूइड का। जितना मास यहाँ से घुसा है, ए से एंटर किया है, उतना ही मास पर यूनिट टाइम बी से बाहर आ रहा है। बात समझ में आ रही है? कहने का मतलब है 1 सेकंड में मैंने देखा कि यहाँ से जितना मास यहाँ से एंटर हुआ, उतना ही 1 सेकंड में यहाँ से बाहर हुआ। ठीक है, अगर इस तरह की सिचुएशन आती है, इसका मतलब कंटिन्यूअस फ्लो है, फ्लूइड कंटिन्यूअसली मूव करता जा रहा है, फ्लो करता जा रहा है, बहता जा रहा है। तो ये तभी पॉसिबल है जब कोई फ्लूइड कंटिन्यूटी इक्वेशन को फॉलो करे। बात समझ में आ रही है? कंटिन्यूटी इक्वेशन को जब तक वो फॉलो नहीं करेगा तब तक इस तरह का मोशन नहीं हो पाएगा। और अगर उल्टा भी कहा जा सकता है कि अगर कोई फ्लूइड कंटिन्यूटी इक्वेशन को फॉलो कर रहा है तो वो कंटिन्यूअसली फ्लो कर रहा होगा ए से बी तक। ठीक है, तो कंटिन्यूटी इक्वेशन की अगर मैं बात करूं तो मैंने बताया था, क्योंकि हमें पता है कि मास फ्लो रेट 1 सेकंड में मास जो ए पॉइंट पे इंटर कर रहा है, 1 सेकंड में जो मास है जो ए पॉइंट पे इंटर कर रहा है, उतना ही 1 सेकंड में मास बी पॉइंट से बाहर भी आ रहा होगा। ठीक है, ये एक बेसिक था कंटिन्यूटी इक्वेशन का। उसके बाद हमने कहा था डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम होता है। तो मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम हो जाएगा। तो यहाँ से डेंसिटी ऑफ ए इंटू वॉल्यूम ऑफ ए अपॉन टाइम, ये आ जाएगा। और ये क्या आ जाएगा? डेंसिटी ऑफ बी इंटू वॉल्यूम ऑफ बी अपॉन टाइम, ये आ जाएगा। फिर हमने आपसे कहा कि वॉल्यूम क्या हो गया? अगर वॉल्यूम को आप रिप्लेस करना चाहो तो वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं? क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू डिस्टेंस, ये होता है वॉल्यूम। बात समझ में आ रही है? ये काफ़ी डिटेल से हमने पिछले लेक्चर में आपको बताया था। ठीक है, तो अगर हम वॉल्यूम को यहाँ पर रिप्लेस करते हैं इस पर्टिकुलर ए पॉइंट के क्रॉस सेक्शनल एरिया से, ठीक है, यानी कि यहाँ पे ए ए कहने का मतलब है कि क्रॉस सेक्शनल एरिया एट पॉइंट ए है। ठीक है, अगर हम इस तरह से इसको रिप्लेस करते हैं और इंटू एक्स, ठीक है, उसी तरह हम यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ बी हटा देंगे और यहाँ लिखते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एट पॉइंट बी इंटू एक्स। ठीक है, एक्स डैश ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि सेम डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करेगा पर यूनिट टाइम। अब देखिए, ये एक्स बाई टी को क्या कहा जा सकता है? क्या ये एक्स बाई टी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है? 1 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है फ्लूइड का, तो यही क्या हो जाएगी? वेलोसिटी हो जाएगी ए की। और सिमिलरली यहाँ पर देखो एक्स डैश बाई टी क्या है? एक्स डैश है बी पॉइंट पे जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो ये वेलोसिटी एट बी हो जाएगी। बात समझ रहे हो? ठीक है, तो हमारा कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या आ जाएगा? कंटिन्यूटी इक्वेशन यहाँ से निकालोगे तो क्या आ जाएगा? रो ए इंटू कैपिटल ए इंटू वी ए बराबर रो बी इंटू कैपिटल ए बी इंटू वी बी। ये होगा कि नहीं होगा? अब मैंने एक कंसेप्ट और बताया था कि अगर फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल हो, इनकम्प्रेसिबल का क्या मतलब हुआ? जैसे आपका लिक्विड वगैरह होता है, लिक्विड इनकम्प्रेसिबल होता है, मतलब कि लिक्विड को दबा के आप सॉलिड नहीं बना पाओगे, लिक्विड को दबा नहीं सकते, एक सर्टेन उसके वॉल्यूम पे कम नहीं कर सकते आप।
ठीक है। तो डेंसिटी जो होगी वो कम मतलब कांस्टेंट होगी इन केस ऑफ लिक्विड। तो अगर लिक्विड की बात करूँ, अगर मैं बात करूँ लिक्विड्स की, अगर मैं बात करूँ लिक्विड्स की, तो डेंसिटी जो होगी वो कांस्टेंट होगी लिक्विड के केस में, ठीक है। और जब ये ऐसा केस हो, मतलब कोई लिक्विड हो, सपोज आपका वाटर हो गया, ठीक है, कोई किसी तरह का ऑयल हो गया, ठीक है, इन सब केस में जब कंटिन्यूटी इक्वेशन लगाओगे तो ये कंटिन्यूटी इक्वेशन किस में बदल जाएगी, सीधा डेंसिटी डेंसिटी कट हो जाएगा एलएचएस और आरएचएस में, क्योंकि हमें पता है एलएचएस बराबर क्या हो जाएगा, आरएचएस हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो ये हमारी कंटिन्यूटी हो जाएगी, इक्वेशन हो जाएगी। अब बात समझ गए? और अगर हम कहें गैस की बात, और अगर हम गैस की बात करते हैं तो फॉर गैसेस, और अगर हम गैस की बात करते हैं तो फॉर गैसेस क्या हो जाएगा, जो कंटिन्यूटी इक्वेशन है वही रहेगी, मतलब इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। बात समझ रहे हैं आप लोग? क्योंकि गैसेस में जो है डेंसिटी जो होती है वो कांस्टेंट नहीं होती है, कंप्रेस हो सकता है गैस, ठीक है। बीच में मान लो कि ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, मान लो गैस यहाँ से एंटर होती है तो बीच में कहीं पे उसकी डेंसिटी चेंज हो सकती है भाई, ज़्यादा कंप्रेस हो सकता है। मान लो इस तरह का अगर कोई नोजल हुआ और गैस जो है अंदर गई यहाँ से, ठीक है, तो इस नोजल के शेप को देखो ध्यान से, अगर तुम इस नोजल के शेप को देखोगे तो ये कुछ कॉन्ट्रैक्शन कर रहा होगा, मतलब उसको दबाने की कोशिश कर रहा होगा गैस को। अगर ऐसा होगा तो गैस की डेंसिटी चेंज हो जाती है। इस वजह से हम गैस के केस में यही कंटिन्यूअस इक्वेशन यूज करते हैं, डेंसिटी को हम क्या कर, हम काटते नहीं है एलएचएस आरएचएस, ठीक है, सेम रहता है। तो इतनी बात हमने आपको पिछले लेक्चर में बताई थी, फिर से मैं सम अप कर देता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसीलिए मैं इस पे ज़्यादा स्ट्रेस दे रहा हूँ, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए कंटिन्यूटी इक्वेशन को समझना। अगर आपने ये नहीं समझा तो आगे कुछ भी नहीं समझ में आने वाला है, ठीक है। देखिए न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी अगर किसी को नहीं समझ में आया है तब भी ठीक है, आप विस्कोसिटी के क्वेश्चंस जो हैं वो नहीं कर पाएंगे खाली, जो उस तरह के क्वेश्चंस मैंने कराए हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी वाले, ठीक है। लेकिन अगर आपने कंटिन्यूटी क्वेश्चन को नहीं समझा तो आप आगे की यूनिट 4 यूनिट 5 नहीं समझ पाएंगे, और यूनिट 3 भी आप नहीं समझ पाएंगे, मतलब कि आप आगे जितने भी यूनिट्स आ रहे हैं वो आप कुछ नहीं पल्ले पड़ेगा आपको। इसलिए कंटिन्यूटी इक्वेशन समझना बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और अगर मान लीजिए आपको फिर से देखना है, रिवाइज करना है, तो आप हमेशा यूट्यूब पे अवेलेबल है सब कुछ, आप एक बार जाके रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। और किसी ने, ये मनीष से बोल रहा हूँ कि वो मैसेज कर रहा था, एक्चुअली मेरे को टाइम नहीं मिल पाया, ये एग्ज़ाम की ड्यूटी लगी हुई थी तो सुबह शाम 3 टाइम लग रही थी, तो काफ़ी थकान हो जा रही थी, इस वजह से हम याद नहीं आ पाया। तो मैं करा दूंगा वो, उसमें टेंशन ना लो, छोटी सी चीज़ है, बाकी सारी चीज़ों पे ध्यान रखो, ठीक है। बाकी सारी चीज़ों को कंप्लीट कर लो अच्छे से जो बता रहे हैं, और ये सब चीज़ें जो हैं ये मैं बता दूंगा आपको, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब आगे आते हैं, कंटिन्यूटी इक्वेशन मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, बहुत लोग होंगे जो अभी नए आए होंगे, उनको डेरिवेशन समझने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैं इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज इस तरह से आप पाइप के आगे वो लगाते हो, नोज़ल, नोज़ल लगाते हो ना, ठीक है, कुछ ऐसा है। अब यहाँ से फ्लूइड अंडर एंटर करता है, ठीक है, यहाँ से फ्लूइड अंडर एंटर करता है, मैं कहता हूँ कि ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, और यहाँ से फ्लूइड बाहर जाता है, ठीक है। अगर इस फ्लूइड को कंटिन्यूअसली फ्लो करना है, अगर इस फ्लूइड को कंटिन्यूअसली फ्लो करना है, मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर इस फ्लूइड को बहते रहना है, अगर इस फ्लूइड को बहते रहना है तो जितना 1 सेकंड में मास
जितना 1 सेकंड में मास ए से जाएगा, बोलो उतना ही 1 सेकंड में मास बी से बाहर निकलना चाहिए कि नहीं निकलना चाहिए? यही मतलब हुआ कि नहीं? जितना ए 1 सेकंड में एक से अंदर घुसा मास, जितना जितना लीटर पानी कह लो, वॉल्यूम भी ले सकते हो, ठीक है, वॉल्यूम भी कह सकते हो या मास भी कह लो, जितना आपका मास घुसा बेसिकली 1 सेकंड में ए से, उतना ही मास बी से निकलेगा कि नहीं? तभी तो ये कंटिन्यूअसली फ्लो हो पाएगा। अगर ये चेंज हो गया, ये कम ज़्यादा हो गया, तो कंटिन्यूअस फ्लो थोड़ी ना होगा, तब तो रुक रुक के फ्लो होगा, ठीक है। तो यहीं से निकला है कंटिन्यूटी इक्वेशन। और कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होती है, ये बात ध्यान रखना। रो ए, जैसे ये पहला सेक्शन ए लगाया, ये पहला सेक्शन बी लगाया, ठीक है, रो ए। अब ये जो ए का क्रॉस सेक्शनल एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया मैं दिखा देता हूँ आपको, ये है क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। तो रो ए और वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ ए, ठीक है, बराबर रो बी ए बी वी बी, ये होती है आपकी कंटिन्यूटी इक्वेशन, ठीक है। और लिक्विड के केस में रो ए बराबर रो बी हो जाता है, जिसके बारे में मैंने डिटेल से एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। तो आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट समझ लेते हैं। मैं देखता हूँ अगर कोई क्वेश्चन कंटिन्यूटी इक्वेशन पे आया हुआ हो तो उसको हम लगाते हैं। चलिए एक क्वेश्चन करके देखिए, मुझे बताइए आप लोग करके। और कोई भी मैसेज जो है, जो आंसर निकाल लेगा, तो मैसेज आप कैसे करेंगे, आप प्राइवेटली करेंगे, ठीक है, ताकि कोई आंसर देख के ना बता दे। अपना अपना आंसर बताइए। अरे इतने ईमानदार तो हो गई तुम लोग, आता है तो आता, नहीं तो नहीं आता, उसमें क्या है। चलिए एक पाइप है, ठीक है, जिसका डायमीटर जो है इधर, डायमीटर की जो इधर लेंथ है, ये डायमीटर है, जो ये डायमीटर है, ये 0.9 मीटर है, ये 0.9 मीटर है, ठीक है। और इस तरह से ये कन्वर्ज हो रहा है, कन्वर्ज होके अब जो ये डायमीटर है पाइप के बाहर वाला सिरा, ये 0.6 मीटर है, ये 0.6 मीटर है, ठीक है। जो वेलोसिटी, जो फ्लूइड यहाँ से अंदर जा रहा है, जो फ्लूइड यहाँ से अंदर जा रहा है, उसकी जो वेलोसिटी है, उसकी जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी है, वो है 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और यहाँ की वेलोसिटी तुम्हें बतानी है, मतलब वी डैश ले लो, तुम्हें क्या करना है, यहाँ की वेलोसिटी बताना है, ये सवाल है। चलिए मैं आपको 5 मिनट तो ज़्यादा हो जाएगा इसको, 5 मिनट तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। मैं आपको 3-4 मिनट, 3 मिनट दे रहा हूँ, आप करिए इसको, अटेम्प्ट करिए।
एक ने बंदे ने सही आंसर दे दिया है, मोहित पांडे, मोहित यादव। मोहित यादव ने सही आंसर निकाला है, गुड। मनीष ने भी निकाल लिया। चलिए, जिनका नहीं आया कोई बात नहीं, देख लीजिए। 4.5 मीटर पर सेकंड आएगा इसका आंसर। कैसे निकाला? सेम बिल्कुल कंटिन्यूटी इक्वेशन लगाया है और कुछ नहीं किया है। मुझे मालूम है, क्योंकि ये फ्लूइड कंटिन्यूअसली फ्लो कर रहा है, ठीक है, और मैंने वाटर का नाम लिया है, ठीक है। ये वाटर है, तो वाटर में जो है डेंसिटी ऑफ एट ए बराबर डेंसिटी ऑफ बी। जिन दो पॉइंट्स पे आपको डेटा गिवन है वहां पे मार्क कर लीजिए। यहाँ पे गिवन है, यहाँ पे गिवन है आपको वेलोसिटी और डायमीटर। तो इसको ले लीजिए ए और इसको ले लीजिए बी। बात समझ गए? अब डेंसिटी ऑफ ए बराबर डेंसिटी ऑफ बी है, तो हमको पता है सीधे सीधे क्या हो जाता है, बताओ। कंटिन्यूटी इक्वेशन लगा देंगे, और कंटिन्यूटी इक्वेशन जब आप लगाओगे तो क्या आएगा दोस्त? ए वी ए बराबर ए बी वी बी। ये क्या होता है? क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, तो पाई बाय 4 डी स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? देखो, डायमीटर के टर्म्स में एरिया याद होना चाहिए सर्किल का। पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। आर जो होता है, आर जो होता है क्या होता है? डी बाय टू होता है, डी बाय टू होता है, ठीक है। और जब तुम आर को वापस यहाँ रखोगे तो क्या आ जाएगा? पाई बाय 4 डी स्क्वायर। और डायमीटर के टर्म्स में याद रखो, हर जगह आपको, चाहे सोम हो चाहे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, हर जगह आपको डायमीटर गिवन होगा, रेडियस नहीं गिवन होगा, ठीक है। तो सीधे पाई बाय 4 डी स्क्वायर याद रखेंगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई? तो पाई बाय 4 डी स्क्वायर, ठीक है, पाई बाय 4 डी ए का स्क्वायर इंटू वी ए बराबर ए। राहुल चौहान ने भी निकाल लिया, गुड, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे पाई बाय 4 डी बी स्क्वायर इंटू वी बी आ जाएगा। पाई बाय फोर कट गया। यहाँ हमें क्या निकालना है दोस्त? वी बी निकालना है ना? वी बी तो निकालना है। तो सिंपली ये यहाँ से डी बी जो होगा यहाँ नीचे चला आएगा, तो यहाँ से मैं डी बी हटा देता हूँ, ठीक है। यहाँ रख देता हूँ डी बी का स्क्वायर, ठीक है। अब हमें डी ए डी बी तो सब पता ही है, डी ए डी बी तो हमको पता ही है, और वी ए भी पता है। तो डी ए क्या आ जाएगा हमारा? 0.9 है, तो 0.9 का स्क्वायर हो गया, 0.9 अपॉन 0.6 का स्क्वायर इंटू 2 बराबर वी बी। और जब वी बी सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? 4.5 आएगा। ये होगा आपका आंसर। ये कौन है? राठौर, संजीव राठौर ने भी निकाल दिया, गुड। चलिए, ये आपका आंसर आ गया। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन लगाना आप लोग सीख गए हैं, वेरी गुड। काफी लोगों ने सही जवाब दिया इसका। अब देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज के बारे में मैं बात करने वाला हूँ, जिसको मैं कहता हूँ बर्नौलीज इक्वेशन। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे कि कंटिन्यूटी इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, वैसे ही ये इक्वेशन भी इंपॉर्टेंट है। तो इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है। 2 स्टार लगा दिया मैंने, इसीलिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ठीक है, शुरू करते हैं। देखिए, इससे पहले मैं आपको कुछ बेसिक्स बताना चाह रहा था, फिजिक्स के कुछ बेसिक्स बताना चाह रहा था, ठीक है। वो समझते हैं। देखिए, सपोज आपने हाथ में एक बॉल है, क्या बोला मैंने? सपोज आपके हाथ में एक बॉल है, यहाँ पर। सपोज आपके हाथ में एक बॉल है, ठीक है।
और आपने उसको किसी एक वेलोसिटी से ऊपर की तरफ फेंका, ठीक है। आपने किसी एक वेलोसिटी से ऊपर की तरफ फेंका इस बॉल को। बहुत ध्यान से समझिएगा और बहुत कायदे से समझेंगे इसको, ठीक है। बॉल जो है कुछ ऊपर जाएगा, किसी एक डिस्टेंस, बॉल जो है कुछ ऊपर जाएगा, ठीक है। और फिर बॉल जो है अपना रास्ता चेंज करेगा, मतलब ऊपर जाके इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 0। भाई ये रुकेगा। हम सबको पता है, बचपन में हम सभी लोगों ने खेला है कि बॉल को जब हम फेंकते हैं तो बॉल ऊपर जाता है, बॉल ऊपर रुकता है, फिर नीचे आता है, ठीक है। मोमेंटरीली रुकेगा, मिली सेकेंड रुकेगा, अपनी वेलोसिटी को 0 करेगा जो ऊपर की तरफ वेलोसिटी थी, उसके बाद नीचे की तरफ आना शुरू करेगा, ठीक है। और नीचे आके जहां से शुरू किया था वहां आएगा, ठीक है। देखिए इस एक्शन में हो क्या रहा है। आपने जब इस वेलोसिटी को दिया है तो आपने बेसिकली बॉल को काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड की है। आपने इस बॉल को काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड की है। भाई अगर ये बॉल जो है यहाँ से ऊपर गया और ऊपर से नीचे की तरफ आया तो ज़रूर इसमें कोई ना कोई एनर्जी प्रोवाइड की गई होगी, तभी तो ऐसा हुआ है। क्योंकि बिना एनर्जी के तो ऐसा हो नहीं सकता कि कोई ऑब्जेक्ट अपने आप मूव कर जाए, ठीक है। सम एनर्जी इज बीन प्रोवाइडेड, वहीं से एनर्जी कोई प्रोवाइड की गई है, और वो एनर्जी क्या है? वो एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी जो आपके द्वारा बॉल को मिली है, ठीक है। बॉल को मिली है ये काइनेटिक एनर्जी। अब बॉल ऊपर जाएगा, ऊपर जाते 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 वो एक मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा, ठीक है। और वहां पर वो मोमेंटरीली उसकी वेलोसिटी 0 होगी। मोमेंटरीली का मतलब है बहुत कम समय के लिए वेलोसिटी 0 होगी और बॉल अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा। बॉल अपनी डायरेक्शन चेंज करके नीचे की तरफ ट्रैवल करना शुरू करेगा। इसका मतलब इसकी वेलोसिटी नीचे की तरफ आ जाएगी। बात समझ पा रहे हो? अब उसकी वेलोसिटी नीचे की तरफ आ जाएगी। तो मेरे मेरे दोस्त ध्यान से सुनना मैं क्या बता रहा हूँ। तुमने बॉल को तो दिया काइनेटिक एनर्जी और बॉल जो है ऊपर जाके रुक गई, इसका मतलब क्या हुआ? काइनेटिक एनर्जी खर्च हो गई। भाई बॉल का रुकना मतलब क्या हुआ? काइनेटिक एनर्जी की कमी की वजह से, या काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई तभी तो बॉल रुकी है। बात समझ में आ रही है? भाई काइनेटिक एनर्जी 0 हुई तभी तो बॉल रुकी है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी 0 हुई है तभी तो बॉल रुकी है। इसका मतलब बॉल जब चली यहाँ से, इनिशियल पॉइंट से जब वो चली ऊपर की तरफ, बॉल ऊपर की तरफ चली है इनिशियल पॉइंट से, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी जैसे जैसे बॉल ऊपर जा रहा है, जैसे जैसे बॉल ऊपर की तरफ जा रहा है, कम हो रही होगी। बात समझ में आ रही है? भाई जैसे जैसे बॉल ऊपर जा रही है काइनेटिक एनर्जी कम होती जा रही होगी। और मैक्सिमम हाइट जब बॉल रीच कर गया, जब मैक्सिमम हाइट बॉल रीच कर गया तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होते क्या बन गई दोस्त? 0 हो गई। बात समझ में आ रही है? उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई कम होते होते। फिर से रिपीट करता हूँ, आपने एक बॉल फेंकी ऊपर की तरफ किसी एक वेलोसिटी से, और ऊपर जाके वो बॉल रुक गई। इसका मतलब क्या हुआ? रुकने का क्या मतलब हुआ? अपनी डायरेक्शन चेंज करेगी तो जाहिर सी बात है कि उसके अंदर स्प्लिट सेकंड वेलोसिटी 0 होगी। फिर वो डायरेक्शन चेंज करके नीचे की तरफ आएगा, क्योंकि हमें पता है वेलोसिटी जहाँ होती है वहीं पे बॉडी का मोशन होता है। जहाँ मोशन वहाँ वेलोसिटी। बात समझ में आ रही है? कभी देखे हो कि कोई बॉडी जो है ऐसे मूव हो रही हो और वेलोसिटी उसका पीछे हो? ऐसे तो होता नहीं, ठीक है। तो कहने का यही मतलब है कि नीचे आएगी, तो नीचे आएगी इसका मतलब कि काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई। इसका मतलब शुरुआत में शुरुआत में बच्चे ये जो तुमने काइनेटिक एनर्जी दी है ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है। समझ रहे हो? ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है। और काइनेटिक एनर्जी कम होते होते ऊपर जितना जैसे जैसे जा रहा है 0 हो गई।
मेरे हिसाब से तुम लोगों को समझ में आ रहा होगा ये सब, ठीक है। अब जरा बच्चे ध्यान से समझना एक चीज, अगर तुम अगर काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई, और हम सब ने, बच्चा बच्चा ये जानता है यहाँ पे जो भी है, वो जानता है कि एनर्जी कांस्टेंट होती है। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। एनर्जी कभी ना क्रिएट हो सकती है ना डिस्ट्रॉय हो सकती है। लेकिन यहाँ तुम देख रहे हो कि काइनेटिक एनर्जी तो कम होती जा रही है और एक पॉइंट में आके जीरो हो गई। तो ये जो एनर्जी है वो गई कहाँ? ये जो एनर्जी है वो गई कहाँ? ये जो एनर्जी है वो गई कहाँ? जब तुम कह रहे हो कि एनर्जी इज कांस्टेंट, एनर्जी नाइदर इज क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, कभी ना उसको बनाया जा सकता है ना उसको नष्ट किया जा सकता है, तो एनर्जी गई कहाँ? एनर्जी गई कहाँ? ध्यान से सुनना। एनर्जी जो हो गए, काइनेटिक एनर्जी, वो पोटेंशियल एनर्जी मेरे दोस्त चेंज हो गई है। जब काइनेटिक एनर्जी जीरो हुई, अच्छा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग फिर से रिज्वाइन करो, ठीक है। तो चलिए अपने डिस्कशन को शुरू करते हैं। बात कर रहे थे हम लोग, बेसिकली एक हमने बात की थी, बॉल की एक एग्जांपल लिया था कि अगर हम बॉल को ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, ठीक है, और जब हम बॉल को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी उस बॉल के पास होती है, ठीक है। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बॉल के पास होती है एट द इनिशियल ऑफ द थ्रो। इनिशियल में काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, मतलब मैक्सिमम होती है, और जैसे जैसे वो ऊपर जाएगा वैसे वैसे बेटा क्या हो जाएगा बताओ? वैसे वैसे क्या हो जाएगा? आपकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी जीरो, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी, ठीक है। तो हमें पता है कि एनर्जी कांस्टेंट है, मतलब दोनों की तरह एनर्जी कांस्टेंट है, हमेशा एनर्जी कांस्टेंट होती है। तो ये काइनेटिक एनर्जी आखिर गई कहाँ? तो काइनेटिक एनर्जी चेंज हो गई है पोटेंशियल एनर्जी में, ये बात ध्यान रखना। काइनेटिक एनर्जी चेंज हो गई है पोटेंशियल एनर्जी में। इसका मतलब यहाँ पर जब आपकी जीरो काइनेटिक एनर्जी है, जहाँ पर, वहाँ समझ लेना बेटा, यहाँ पे समझ लेना कि आपका पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वो होगा मैक्सिमम। पोटेंशियल एनर्जी यहाँ मैक्सिमम होगा क्योंकि आपकी काइनेटिक एनर्जी मिनिमम है, मतलब जीरो है, और यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वो जीरो होगा और काइनेटिक एनर्जी आपकी मैक्सिमम होगी। बात समझ रहे हैं? ठीक है। और बीच में, इन दोनों के बीच में जितने भी पॉइंट है, इसमें दोनों ही काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी मौजूद होंगे। बात समझ गए? यहाँ पे दोनों ही काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी प्रेजेंट होगी बीच वाले फेज में। जैसे जैसे ऊपर जाओगे आपकी काइनेटिक एनर्जी कम होती जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ते जाएगी, और जैसे जैसे नीचे आओगे वैसे वैसे ये उल्टा हो जाएगा, मतलब काइनेटिक एनर्जी कम होती जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने शायद, ये नहीं नहीं सही लिखा है। काइनेटिक एनर्जी आपकी जैसे जैसे आप नीचे जाते जाओगे
काइनेटिक एनर्जी आपकी बढ़ती जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी आपकी कम होती जाएगी। ठीक है, नीचे जैसे जैसे आओगे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का ऐसा रिलेशन दिखेगा। इसका मतलब मैं एक बात तो जानता हूं कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो सम है वो कांस्टेंट होता है बेटा, ये कांस्टेंट होता है। किसी भी पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी जो सम होता है वो कांस्टेंट होता है, क्योंकि हम सबको पता है, यहाँ पर हम सबको पता है बेटा, क्या पता है कि एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। एनर्जी कभी बनाया नहीं जा सकता है, ना उसको नष्ट किया जा सकता है, इसीलिए ये हमेशा कांस्टेंट होगा। टॉप पे उसके पास पोटेंशियल एनर्जी है तभी वो नीचे की तरफ आया। भाई वो कोई भी मोशन करोगे, कोई भी मोशन हो रहा है उसके पीछे कोई ना कोई एनर्जी होगी कि नहीं होगी? यस और नो बताओ। ऊपर गया तो कहाँ से एनर्जी आई, उसको नीचे आने की एनर्जी कहाँ से, कौन प्रोवाइड कर रहा है? तो वो प्रोवाइड कर रहा है काइनेटिक एनर्जी, और सॉरी पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है टॉप पर जब बॉल ऊपर की तरफ रहता है, और इनिशियली जो नीचे से ऊपर गया वो क्यों हुआ? क्योंकि आपने प्रोवाइड की थी काइनेटिक एनर्जी। बात समझ गए? तो ये सारी बात पुरानी हुई और ये सारी बातें हम पहले भी कर चुके हैं। ठीक है, और ये बेसिकली आपको हमने क्या बताया, आपको बताया हमने एनर्जी बैलेंस। ये एक तरह का देखो एनर्जी बैलेंस है। बात समझ में आ रही है? एनर्जी बैलेंस है। ठीक है, उसी तरह बर्नौलीज इक्वेशन भी एनर्जी बैलेंस इक्वेशन है। मतलब हमें अब इसी चीज को रिलेट करना, अब इसी चीज को जरा रिलेट करना। अगर कोई लिक्विड या फ्लूइड ए से बी से जा रहा है, ए से बी फ्लो होते हुए जा रहा है, ठीक है, ए से फ्लो होते हुए अगर कोई लिक्विड बी की तरफ जा रहा है, तो एनर्जी जो होगी बेटा, एनर्जी बताओ मुझे, एनर्जी जो होगी ए पे जो एनर्जी होगी वही बी पे एनर्जी होगी कि नहीं होगी? मुझे एक बात बताओ, ये दिल पे हाथ रख के बताओ कि क्या ए पे जो एनर्जी होगी वही बी पे एनर्जी होगी कि नहीं होगी? अगर बीच में कोई एनर्जी का लॉस नहीं हुआ है, मैं मान लेता हूँ बीच में कोई एनर्जी का लॉस नहीं हुआ है, तो जो ए की एनर्जी होगी, ए पॉइंट पे फ्लूइड की एनर्जी होगी, वो बी पॉइंट पे फ्लूइड की एनर्जी होगी कि नहीं होगी? ठीक है, तो इसी एनर्जी को बैलेंस करके, ठीक है, इसी एनर्जी को बैलेंस किया जाता है बर्नौलीज इक्वेशन में। ठीक है, बर्नौलीज इक्वेशन में दो पॉइंट पे, किसी भी दो पॉइंट पे हम एनर्जीज देखते हैं। ठीक है, मतलब कि आपके पास प्रॉब्लम आएगा, अभी प्रॉब्लम करेंगे तो वो अच्छे और सॉल्व करेंगे और अच्छे से समझ में आएगा। कहने वो का मतलब है, फ्लूइड कहीं से भी बह रहा हो, फ्लूइड का मैं एक रास्ता बनाता हूँ। समझ लो कि कुछ एक पाइप है, मैं ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, कोई इस तरह से पाइप है, या ऊपर मान लो, एक एक एग्जांपल लेते हैं, स्टैंडर्ड एग्जांपल, अच्छा सा कोई एग्जांपल लेते हैं। सपोज आपने एक पाइप लिया है, उस पर नोजल लगा दिया आगे। ठीक है, नोजल लगा दिया इस तरह से, और पाइप को ऊपर की तरफ उसका मुंह कर दिया आसमान की तरफ। कई बार किया भी होगा आप लोगों ने। तो पानी जो होगा वो ऊपर की तरफ जाएगा इस तरह से, पानी जो होगा वो ऊपर की तरफ फ्लो करता है। ठीक है, पानी जो होगा वो ऊपर की तरफ फ्लो करेगा और एक जगह जाके वो बिखर जाएगा। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, एक जगह जाके वो बिखर जाएगा ऊपर से। यही होता है, जैसे आप फाउंटेन वगैरह में देखते हो, झरने वगैरह होते हैं। ठीक है, फाउंटेन होता है ना, जैसे आप देखते होगे पार्क वगैरह में, तो इसी तरह का कुछ होता है। तो आप एक चीज देखो, किसी भी दो पॉइंट पे, यहाँ पे किसी भी दो पॉइंट पे, मैं एक ये पॉइंट ले लेता हूँ बी और एक मैं ये पॉइंट ले लेता हूँ ए। बात समझ रहे हो? किसी भी दो पॉइंट पे आप यहाँ भी ले सकते हो, किसी का मन कह रहा है कि यहाँ लेना है, मुझे यहाँ देखना है, तो आप बेशक देखो, सॉरी, आप बेशक देखो, यहाँ पे सी ले लो। ठीक है, किसी का मन कर रहा है नहीं मैं यहाँ देखूं, तो यहाँ डी ले लो। ठीक है, तो यहाँ हर पॉइंट पे
फ्लूइड का एनर्जी कांस्टेंट होगा, एनर्जी जो होगा वो कांस्टेंट होगा बच्चे, ठीक है, समझ रहे हो। बर्नौलीज इक्वेशन इसी को रिलेट करता है, बस दो पॉइंट पे एनर्जी को रिलेट करता है बर्नौलीज इक्वेशन। एक बर्नौलीज इक्वेशन का क्या मतलब हुआ, इक्वेशन का मतलब एल एच एस बराबर आर एच एस, जरा ध्यान से समझना। इक्वेशन की अगर मैं बात करूं, इक्वेशन का मतलब क्या होता है, इक्वेशन का मतलब होता है, हमेशा जान लेना, कोई ना कोई एलएचएस होगा और वो आरएचएस के बराबर होगा, ये होती है इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ एलएचएस क्या, लेफ्ट हैंड साइड में किसी एक पॉइंट की एनर्जी होगी और राइट हैंड साइड में किसी एक दूसरे पॉइंट की एनर्जी होगी और वो बराबर होगी। बर्नौलीज इक्वेशन में यही यही सारी चीजें इक्वेट होती हैं। बात समझ में आ रही है। अब हम देखते हैं, जैसे आपने बॉल को फेंका था तो उसमें आपने दो एनर्जीज देखी थी, एक तो आपने देखी थी पोटेंशियल एनर्जी और दूसरी आपने देखी थी काइनेटिक एनर्जी। जो बॉल वाले एग्जांपल में आपने एनर्जी देखी थी वो दो ही प्रकार की देखी थी, एक पोटेंशियल एनर्जी देखी थी और एक काइनेटिक एनर्जी देखी थी। लेकिन अगर फ्लूइड किसी एक पॉइंट से फ्लो कर रहा है तो उसके पास कौन कौन सी एनर्जीज होती हैं, वो सारी एनर्जीज हम देखेंगे, ठीक है, तभी तो हम एनर्जी को इक्वेट कर पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो फ्लूइड जब फ्लो करता है कहीं से तो उसके पास एक होती है प्रेशर एनर्जी। मेरे बात ध्यान रखना बेटा, सबसे पहले आता है प्रेशर एनर्जी। फ्लूइड जब किसी एक पॉइंट से फ्लो होता है तो उसके पास एक होता है प्रेशर एनर्जी, ठीक है। फ्लूइड के पास होता है एक प्रेशर एनर्जी, इतनी बात समझ गए, पहला। दूसरा होता है काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। और तीसरा होता है, तीन तरह की एनर्जी होती है मुख्यतः, ठीक है, तीन तरह की एनर्जी होती है, अभी हम यही समझेंगे। तीन तरह की एनर्जी होती है और तीसरा होता है पोटेंशियल एनर्जी। देखिए पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी हम जानते ही हैं, और प्रेशर एनर्जी जो है हमारे लिए कुछ थोड़ा सा नया है समझना। लेकिन आप ये जानो कि फ्लूइड के पास प्रेशर एनर्जी भी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है और पोटेंशियल एनर्जी होती है। किसी भी एक पॉइंट से जब फ्लूइड फ्लो करता है तो उसके पास ये तीनों एनर्जी प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, ये तीनों एनर्जीज होती है। अब मैं एक बात बता रहा हूं आपको, धीरे धीरे समझेंगे इस चीज को। किसी एक पॉइंट ए से, मान लो फ्लूइड जो है किसी एक पॉइंट ए से बी पे गया, ठीक है, तो बर्नौलीज इक्वेशन एनर्जीज को इक्वेट करता है। तो इसका मतलब हुआ प्रेशर एनर्जी एट पॉइंट ए प्लस काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी को मैं पी से दिखा रहा हूँ, एट पॉइंट ए बराबर प्रेशर एनर्जी एट पॉइंट बी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी। यही होता है तुम्हारा बर्नौलीज इक्वेशन। और अब हम इसको ही खोलने वाले हैं, मतलब इसका फॉर्मूला वार्मूला रखने वाले हैं आगे जाके, ठीक है। तो ये है आपका बर्नौलीज इक्वेशन का, क्या कहोगे, बेसिक, बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक है, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम इतना ही रखेंगे, ठीक है, आज इतना ही रखते हैं, नहीं तो बर्नौलीज इक्वेशन में डिस्कशन बहुत बड़ा है, ठीक है, तो वो हो नहीं पाएगा इतने कम समय में। तो आप लोग मंडे को काफ़ी अटेंटिव होके आएंगे, नाश्ता वाश्ता करके बढ़िया नहा धो के बैठिएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट एक इक्वेशन है बर्नौलीज इक्वेशन, जो एनर्जी बैलेंस करने वाले हैं हम किसी भी दो पॉइंट पे, ठीक है। तो जब इसको समझ लेंगे, इसको समझना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आगे फ्लूइड मैकेनिक्स में कुछ भी नहीं समझ में आने वाला है, ठीक है।
और कोई क्वेश्चन हो तो बता दीजिए मुझे।